में तो व्यवहार बड़ा ही गंदा था, जिसको शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता। गाली गलौज, ये सारी चीज़ें। लेकिन बाद में जब ये लोग मुझे कोतवाली लेके आए, तो कहीं ना कहीं एक लंबे समय के बाद इन लोगों को भी आभास हो गया था, क्योंकि कुछ ही लोग थे मेरे साथ जी। तो रास्ते में बात विचार में ये हो गया कि नहीं ठीक है। तो ये लोग फोर्स नहीं कर रहे थे, क्योंकि मैं उस टाइम आमरण अनशन पे था। फोर्स इस चीज़ के लिए था कि आप कॉलेज या फिर मैं, तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। मैंने बोला आपको जो करना है। हमने मूड बनाया है कि हाँ इस बार हम लोग लड़ेंगे। उसमें बात अगर छात्र संघ की हो, सबसे अच्छा सहयोग छात्र संघ का, अधिवक्ता संघ का रहा, पत्रकार संघ का रहा, और जो आम पब्लिक है यहाँ की, उसका भी अच्छा जवानों का देश, बागी बलिया उत्तर प्रदेश। मित्रों देखिए, जो शख्स हमारे साथ बैठा हुआ है वो शख्स बलिया के भगत सिंह के रूप में, माने दूसरे भगत सिंह के रूप में उभरता हुआ चेहरा है। और क्यों उभरता हुआ चेहरा मैं कह रहा हूं, सबसे पहले इनका परिचय मैं जानना चाहूंगा, और परिचय के बाद मैं सारी बातें इनके आपके पटल पर रखूंगा, और रखने के बाद अब कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कमेंट करके इस नौजवान का हौसला बुलंद करिएगा कि हमेशा हमेशा के लिए इसी तरह गरीबों की और मजलूम आदमियों की और औरतों की आवाज़ों को उठाता रहे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम संजीव गिरी है। संजीव गिरी जी, क्या ऐसा कुछ हो गया कि आपके पीछे पूरे बलिया की प्रशासन दौड़ने लगी? ये तो बताना ही मुश्किल है। ऐसा कुछ हमने नहीं किया था, ना ही कोई हम अपराधी और गुंडा प्रवृत्ति के आदमी हैं। हमने बस अपनी मांगों को रखा था। क्या मांग थी आपकी? मांग थी यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के, कि जो हमारे ज़िले की स्वास्थ्य व्यवस्था है वो एकदम चरमरा गई है। चरमराने का मतलब कि इस स्तर तक है कि जिला अस्पताल अगर हमारे यहाँ बंद हो जाए तो हम सुकून महसूस करेंगे कि नहीं ठीक है अब सही है। जिला अस्पताल जब तक चालू है तब तक कहीं ना कहीं दिक्कत है। मैं इसलिए ऐसा बता रहा हूँ क्योंकि सुनने में बड़ा अजीब लगेगा कि यार अस्पताल है तो आपको दिक्कत है, बंद हो जाएगा तो आप सुकून से रहेंगे। इसलिए मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ कि जो अस्पताल है हम लोगों को रेफर सेंटर बन गया है। अगर हमारे यहाँ नगरा से अस्पताल की दूरी 35 किलोमीटर है, अभी हम लोग नगरा में बैठे हुए हैं, नगरा से और अस्पताल की दूरी 35 किलोमीटर है, और सेम दूरी लगभग में मऊ की है जी। ठीक है, अगर हम यहाँ से मरीज को लेकर के जाते हैं, किसी को कुछ होता है लेकर के हम जब बलिया जाते हैं, तो बलिया की ये कंडीशन है कि आप अपना पर्ची बनवाइए। बनवाने के बाद जैसे मरीज आपका बेड तक अभी पहुंच ही रहा है, बैठा नहीं है बेड पे, बेड तक पहुंच ही रहा है, तब तक आपको रेफर पर्ची थमा दी जाएगी। भाई साहब यहाँ से आप मऊ लेकर के जाइए, यहाँ व्यवस्था नहीं है। वो अब बाबा की सरकार है, और बाबा की सरकार में ये बार बार दहाड़ कर कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में हर व्यवस्था और सबका विकास हो रहा है और स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी ढंग से चल रही है। पाठक जी मंत्री भी हैं, डिप्टी सीएम साहब, और इनका हमेशा स्वास्थ्य विभाग पर निगाह रहती है और हमेशा कहीं ना कहीं छापा मारते रहते हैं। उसके बाद भी आपको ये सब करना पड़ा। देखिए, मैं किसी एक पार्टिकुलर पर्सन को इसके लिए दोषी नहीं मानता हूँ। इसलिए नहीं मानता हूँ कि इससे पहले भी सरकारें रही हैं, अब भी सरकारें, इसके बाद भी सरकारें आएंगी, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार सभी लोग हैं। ऐसा नहीं है कि अगर महाराज जी 10 साल से आए हुए हैं तो 10 साल से हम लोग स्वास्थ्य व्यवस्था के अभाव में जी रहे, नहीं। उससे पहले भी हमारी यही कंडीशन थी और अभी भी लगभग वही कंडीशन है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सभी इसके जिम्मेदार हैं, हम लोग स्वतः भी हैं। अगर ये लड़ाई हम पहले लड़ते तो शायद कुछ व्यवस्थाएं और बदल जाती। तो आपके दिमाग में कहाँ से बात इस समय आ गई कि हम धरने पर बैठे और हमारा सहयोग मिले और मैं पूरे जो भी स्वास्थ्य विभाग व्यवस्था बलिया की है या पूरे प्रदेश की है उसको सही दिशा दिया जाए और शुद्ध रूप से सही हो जाए? देखिए, कहीं ना कहीं अगर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के बात करें तो मैं हमेशा से इसके लिए काम किया हूँ। हमेशा से मैं जो है कि जिस लेवल से मैं हूँ, एक प्रयास रहा है कि नहीं हमारे यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। लेकिन इस बार का जो था ये करो या मरो तक की थी कि नहीं बहुत हो गया है, अब आर या पार की लड़ाई लड़े हम लोग। मित्रों, मैं एक बात आपसे जरूर बताना चाहूँगा कि गिरी जी जो हैं इनको देख रहे हैं, कम उम्र तो जरूर है, उम्र इतनी कम है कि आदमी सोच भी नहीं सकता है। एक खेलने कूदने और पढ़ने की समय है, लेकिन इसी समय में कम से कम हजारों लोगों को ब्लड इन्होंने दिया है। और मात्र बलिया में ही नहीं, गाजीपुर से लेकर बलिया से लेकर पूरे पूर्वांचल, बीएचयू से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में अगर किसी भी कोना में अगर किसी को भी ब्लड की जरूरत पड़ी हो, अगर इनके मोबाइल पर आदमी अपना आग्रह करता हो और कर दिया हो तो एक कदम उनके लिए चलने के लिए बाध्य हो जाते हैं। कहीं से न कहीं से उनको अपना जितना शक्ति रहती है अंदर उतना दिखाने के लिए प्रयास करते हैं। उसके बाद इनका एक ध्यान जाता है बलिया पर कि भाई क्यों नहीं मैं इतने छोटी सी तादाद में क्यों नहीं अपने जिला से ही एक मुहिम छेड़ दूं कि हमारे जिला को ही पहले सुधारा जाए। सच बात है, पहले आदमी अपने घर को सुधारता है उसके बाद तो ही आगे बढ़ता है। आज देखिए, संजीव जी अपने जिला को सुधारने में अनशन पर थे और कैसा इनका अनशन था आप सुन करके भी घबरा जाएंगे। इतनी गर्मी है,
बरसात तो इसमें कहने के लिए बरसात है, लेकिन बरसात पानी वानी पड़ नहीं रहा है। गर्मी तो इतना है कि पानी जैसे पी लीजिएगा और तुरंत फिर पानी का आवश्यकता शरीर मांगने लगेगी। और कई दिन आप अनशन पर थे? 3 दिन। 3 दिन। तो कैसा अनशन था, भूख हड़ताल था या? नहीं, भूख हड़ताल भी नहीं बोल सकते इसको। एक्चुअली मैं अनशन पे था तो मैंने पानी और अन्न दोनों त्यागा था। पानी और अन्न दोनों त्याग दिए थे। यार 3 दिन के अंदर आपको प्यासे नहीं लगी? प्यास लगने का मतलब कि एक चीज़ है कि जब समस्याएं अगर पहाड़ सी हो हमारे सामने तो खुद को पहाड़ सा बनाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं यही चीज़ें रहीं। हौसला बुलंद था और हौसला बुलंद के अनुसार आपको कहीं ना कहीं ऊपर वाला एनर्जी दे रहा था, इसलिए आप जल को ही त्याग दिए। जी, मतलब त्यागने का मतलब देखिए, आपने बताया ऊपर वाला एनर्जी दे रहा था, तो मैंने अभी भी बताया कि अगर समस्या हमारे सामने बड़ी है तो बड़ा तैयारी करना पड़ेगा। ऊपर वाली की बात करें तो जब हम अनशन के दौरान थे तो एक तो ऐसे ही भूखे प्यासे थे और ऊपर से बारिश का मतलब कि अभी तुरंत धूप निकलता था और शाम को अचानक से बारिश, जब सोने का समय होता था। क्योंकि वहाँ मैं रात को भी स्टैंड करता हूँ, अपनी जगह से मैं हिला भी नहीं, तो बारिश और तेज़ हवा, वहाँ फिर कोई रहने की व्यवस्था भी नहीं थी, तो रात में तिरपाल लेकर के ऐसे ओढ़ करके बैठना करना, तो कहीं ना कहीं एक लंबा आप अकेले कैसे दिमाग में आप ठान लिए कि हमको अकेले अनशन पर बैठना है? ठानने का मतलब कि मुझे ये था, मैं अकेला हूँ और मैं ये कर सकता हूँ, और मुझे पूरा विश्वास था कि मेरी खुद की लड़ाई नहीं है, सब लोग इसमें हमारे साथ देंगे, और हुआ भी वैसा। आपके साथ कौन कौन लोग थे? देखिए, कहने का मतलब कि सब लोग थे, क्योंकि ये मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी, 40 लाख लोगों की लड़ाई थी, और कहीं ना कहीं सबका अच्छा सहयोग रहा। कुछ लोग ग्राउंड पे रहे मेरे, कुछ लोग जिस स्तर से जो था, कुछ लोग सोशल मीडिया से, कुछ लोग कानूनी तौर से, हर तरह से सब लोग लगे हुए थे हमारी मदद के लिए। और कहीं ना कहीं सबने मूड बनाया है कि हाँ, इस बार हम लोग लड़ेंगे। उसमें बात अगर छात्र संघ की हो, सबसे अच्छा सहयोग छात्र संघ का, अधिवक्ता संघ का रहा, पत्रकार संघ का रहा, और जो आम पब्लिक है यहाँ की, उसका भी अच्छा सहयोग रहा। मित्रों, बताया जाता है कि अगर छात्र संघ, नौजवान और छात्र अगर एक मत में हो जाए और ठान ले कि इसको करना है, और साथ साथ वकील साहब जो काली कोट पहन करके कचहरी में पैरवी करते हैं लोग, और सही को गलत और गलत को सही दर्शाते हैं, अगर ये लोग मन बना दें तो सरकार ही नहीं और कोई व्यवस्था की दुरुस्तता ही नहीं, कुछ भी बदल सकता है। लेकिन कुछ ही मामला में ये लोग एक साथ हो पाते हैं, नहीं तो हो नहीं पाते हैं। और संजीव गिरी जी के साथ देखिए, दोनों लोग थे, छात्र नेता भी थे, छात्र के जवान भी थे, और एडवोकेट साहब लोग भी थे। और उसके बाद आपको उठा करके पुलिस बताते हैं लोग कि वहाँ से प्रशासन उठा करके हॉस्पिटल में आपको एडमिट करा दी। जी, वहाँ जो है कि 3 दिन तो मेरा धरना चला जी। तो जब दूसरे दिन था, जो पहले दिन तो थोड़ा सा ठीक था, सामान्य तरीके से बीत गया, लेकिन दूसरे दिन प्रशासन एक्टिव हुई, हरकत में आई। और पहले तो मुझे वो लोग ड्रेस वगैरह में आए अपने, और मुझे डराने धमकाने की कोशिश की गई कि उठ जाओ यहाँ से, ये चीज़ वो चीज़। लेकिन नहीं, मैं था कि नहीं, मैं नहीं उठूँगा, आपको जो करना है कीजिए। मैं यहाँ बैठा हूँ तो इस मूड में बैठा हूँ कि या तो मेडिकल कॉलेज या फिर मैं, तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। मैंने बोला आपको जो करना है कीजिए। फिर जब सारी चीज़ों से थके तो रात के समय जब मैं अकेला था, कुछ साथी हमारे थे साथ में वहाँ स्टैंड किए हुए, तो लोग कहीं बगल में चाय पीने गए, और इन्होंने देखा कि अब मैं अकेला हूँ, तो ये मुझे रात को 12:30 बजे के आसपास प्राइवेट गाड़ी से और सिविल ड्रेस में उठा करके वहाँ से बलिया से लगभग में, मुझे लग रहा है कि 40 किलोमीटर, 35-40 किलोमीटर के आसपास मोगा रसना, यहाँ लेकर के थोड़ी देर कोतवाली में रखा। फिर मुझे एडमिट कराया हॉस्पिटल में, और कहीं ना कहीं एक प्रेशर था कि जो मेरा आमरण अनशन है वो टूट जाए, मुझे इंजेक्शन लगा करके, पानी पिला करके, बॉटल चढ़ा करके, तो इस चीज़ के लिए एक दबाव था। लेकिन ये चीज़ें हो नहीं पाई। मैंने साफ मना किया कि आप अगर ऐसा करोगे तो अंजाम और बुरा होगा, आप भुगत नहीं पाओगे। अच्छा संजीव जी, जब आपको वहाँ से लोग उठा करके लाए रसड़ा और कोतवाली में लाए, कोतवाली में प्रशासन के लोग लाते हैं, तो आपके साथ कैसा उनका व्यवहार था? व्यवहार का मतलब कि देखिए, वहाँ जिसे हड़काना धड़काना, प्रशासन के लोग अक्सर करके दबाव बनाते हैं कि जाओगे तो FIR हो जाएगा, मुकदमा हो जाएगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, ये सब कैसा था? देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं कि ज़िंदगी बर्बाद होना है, FIR मुकदमे का मुझे वैसा कुछ डर नहीं है। और मैं ऐसा नहीं कि मेरा पेशा है कोई, ठीक है, और मेरा धंधा है, नहीं, मैं नौकरी छोड़ करके आया हूँ। ऐसा नहीं कि बिहार पुलिस में मेरा सिलेक्शन था, मैंने उसको स्किप करके कि नहीं मुझे ये करना है, ठीक है, तो ये मैं मर्जी से करता हूँ, मुझे नौकरी वगैरह नहीं चाहिए कि आप FIR कर देंगे, तो ये चीज़ से मुझे आप नहीं मान सकते। जिससे इनका व्यवहार आपके साथ तो उस समय क्या था? स्टार्टिंग में तो व्यवहार बड़ा ही गंदा था, जिसको शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता, गाली गलौज, ये सारी चीज़ें। लेकिन बाद में जब ये लोग मुझे कोतवाली लेके आए, तो कहीं ना कहीं एक लंबे समय के बाद इन लोगों को भी आभास हो गया था, क्योंकि कुछ ही लोग थे मेरे साथ जी। तो रास्ते में बात विचार में ये हो गया कि नहीं ठीक है, तो ये लोग फोर्स नहीं कर रहे थे, क्योंकि मैं उस टाइम आमरण अनशन पे था। फोर्स इस चीज़ के लिए था कि आप पानी पी लो, आप बॉटल चढ़वा लो, आप अपना अनशन तोड़ दो, लेकिन यहाँ मुझे किसी भी तरह की बदतमीजी वगैरह। जब आपको रसड़ा में एडमिट कराया गया, क्यों नहीं बलिया करा दिए लोग? रसड़ा क्यों कराए? बलिया नज़दीक था और कोई हॉस्पिटल नज़दीक रहा होगा। बलिया से 40 किलोमीटर की दूरी पर रसड़ा शायद है।
अब तो रसड़ा क्यों लाया गया इसको? ये तो शासन ये आपका प्रश्न बनता था उनसे कहने के एकदम लिए। बनता था, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि उस प्रश्न का कोई मतलब नहीं निकलता जिसका जवाब मेरे पास पहले से ही हो। तो शासन प्रशासन को ये चीजें सोचनी चाहिए। हो सकता है कि जिला अस्पताल जो उसके पास वैसी व्यवस्था ना हो कि मेरा इलाज कर पाए। रसड़ा जिला अस्पताल से भारी अस्पताल हो है। सकता है प्रशासन Maybe के- तभी तो यहाँ ये सब मुझे लेकर के आए। उसके बाद यहाँ क्या होता है जब आपके साथ प्रशासन ने आपको प्रोटोकॉल लगाई थी, आपको अघोर रही थी कि आप कहीं जा नहीं पाए, उसके बाद भी आप किस ढंग से यहाँ से निकले और प्रशासन जान भी नहीं पाई और आप फिर जाकर घटना अवरण अनशन जो स्थल था वहाँ जाकर के आप ब्रिजमान हो गए? जी देखिए, पहले तो मुझे यहाँ रखा गया था, किसी को पता ही नहीं था कि मैं रसड़ा में हूँ। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें फैली, तब मेरे जो भी जानने वाले लोग थे धीरे धीरे एक्टिव हुए, यहाँ आए। फिर मुझे पता चला कि मेरी अनुपस्थिति में भी जिस आंदोलन को मैंने छेड़ा था वो और भव्य रूप ले चुका है। पहले मैं वहाँ अकेला बैठा था, अभी 250 की संख्या में लोग बैठे हैं, छात्र संघ, अधिवक्ता संघ और कुछ आम पब्लिक भी। तो एक अच्छा उत्साह आया सामने। फिर मेरे जो साथी थे, मैंने इनसे बोला कि अब मैं निकलूंगा यहाँ से, क्योंकि मेरे से ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही, मुझे वहाँ होना चाहिए, यहाँ नहीं। तो इन लोगों ने भी साथ दिया कि नहीं ठीक है आप निकलिए। फिर हम लोग मित्रों देखिए, नौजवान के साथ मैं बता दूं कि वास्तव में भगत सिंह का दूसरा रूप है। नौजवान रसड़ा हॉस्पिटल में भर्ती है और भर्ती होने के बाद प्रशासन अघोर रही है, पूरा एकदम प्रशासन लगा करके पुलिस वाले और दरोगा जी ने अघोर रहे हैं कि भागने न पाए, अनशन तोड़ देना है, कुछ होने न पाए। उसके बाद भी जब इनके पास एक खबर आती है कि हमारे यहाँ आ जाने के बाद वहाँ कुछ लोग इकट्ठा हो गए हैं, हमारा अनशन जारी है, जब तक इनके पास एक आत्मा जगती है और ऊपर वाला का एक संदेश आता है कि यहाँ तुमको सोना नहीं है, चलना है फिर उस स्थल पर। और इन्होंने प्रशासन को बताइए क्या कहा जाए, इसको आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या कहा जाएगा। ये अनशन को अपना छोड़ करके वहां जाते हैं और जा करके फिर अनशन स्थल पर बैठ जाते हैं अपने साथियों के साथ। उसके बाद फिर क्या होता है? देखिए, जब मैं यहाँ से निकला तो ये चीज़ें अभी मतलब हंसी आ रही है, उस समय तो नहीं समझ में आ रहा था। जब मैं यहाँ से निकला रसड़ा से, तो मैंने अपने एक साथी से बोला कि आप मुझे लेकर के चलिए। तो वास्तव में कहें तो कहीं ना कहीं जितना आत्मबल मेरे अंदर था उससे कहीं ज़्यादा उसके पास था, क्योंकि मुझे पुलिस कस्टडी से लेकर के गया। वहाँ जाने के बाद फिर हम रेलवे क्रॉसिंग के पास पहुँचे। जिला अस्पताल से 500 किलोमीटर दूर जाने के बाद सूचना मिली कि आपके पीछे जो है कि भारी पुलिस बल लग गया है और आप बहुत देर तक नहीं चल पाएंगे। फिर जिस गाड़ी से मैं गया था, मैंने बोला कि आप इस गाड़ी को रोकिए और यहाँ से मैं पैदल यात्रा करूँगा, पैदल ही मैं निकल जाऊँगा, हो सकता है 2-3 घंटे समय लगे, क्योंकि 40 किलोमीटर के आसपास में जाना था। तो वो मुझे छोड़ते हैं, मैं उससे कुछ बोलता हूँ कि आप मुझे पैसे दे दीजिए। फ़ोन मेरे पास था नहीं, फ़ोन भी प्रशासन ले ली थी। मेरे पास एक टी शर्ट था, टी शर्ट को भी मैंने उतार दिया। अब मैं सैंडो गंजी पे था, इसलिए टी शर्ट को उतारा कि प्रशासन कहीं देख लेगी तो मैं पकड़ा जाऊँगा। उतारने के बाद ऐसे खेत में पानी में हिलते हिलते फिर बगल में एक गाँव आता है, वहाँ जा करके लोगों को बताते हैं कि चूँकि जो अपना शकल था, वेशभूषा था, वो एकदम पागल जैसा हो गया था। 3 दिन हो गया था हमको पानी पिए, 3 दिन हो गया था नहाया हुआ है, तो सब बाल वाल ऐसे एकदम, और सैंडो गंजी पूरा लोवर वगैरह था वो भीगा हुआ, पैर में चप्पल नहीं। तो जाकर के उनसे बताया कि देखिए मैं पागल वगल नहीं हूँ। पहले तो अपना परिचय दिया मैं, और फिर उनसे मैं बोला कि आपके पास अगर कोई भी फटा पुराना कुर्ता या टी शर्ट वगैरह है आप मुझे दे दीजिए ताकि मैं यहाँ से जा सकूँ। तो उन्होंने दिया मुझे। फिर उसको लेकर के फिर जो प्राइवेट गाड़ी ये सड़क पर चलने वाली गाड़ी है, इनको मैं रुकाया, उनसे मदद लिया, लेकर के फिर मित्रों मैं बता दूं कि अगर आदमी की कोई भी हो, नौजवान कोई भी हो, अगर देश के प्रति अगर अंदर कुछ जग जाए तो कारवां बनती जाती है। लोग गांधी जी अकेले चले थे लेकिन एक कारवां बन गया था, एक जुमावड़ा हो गया था। उसी तरह ये इनकी बात आप सुनिए और सुन करके कमेंट जरूर करिएगा। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, एक कमेंट और इनको अपने आशीर्वाद स्वरूप जरूर दीजिएगा। बताइए, ये पैदल भी गए, गाँव में गए, अपना रूपरेखा बदल दिए कि प्रशासन हमको कहीं देख ना पाए, और प्रशासन पूरे चारों तरफ जाल बिछा करके बैठी थी कि कब गिरी जी आए और पकड़ करके तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाए। लेकिन अपने रूप को बदलते हुए और जा करके फिर जिला मुख्यालय पर ये धरने में शामिल हो गए। वहाँ जब शामिल हुए तो वहाँ के लोग देख करके आपको घबरा गए होंगे, वहाँ भी प्रशासन रही होगी। अब प्रशासन थी, लेकिन वहाँ जो समर्थक मेरे थे, उन्होंने जब मुझे देखा तो एक उत्साह उनके अंदर भी और मेरे अंदर भी, मुझे 1 मिनट के लिए भी ये फील नहीं हुआ कि मैं 3 दिन से भूखा प्यासा हूँ। तो वहाँ जाने के बाद जब सब लोगों ने देख करके, और जब वो हमारे यहाँ एक बड़ा फेमस चीज़ है, जब हमें बृहद बड़ा लड़ाई लड़ना होता है तो हम लोग मात्र एक नारे से जान भर देते हैं, भृगु बाबा की जय। तो वो चीज़ें वहाँ सुनने को मिली। और
मित्रों देखिए, भृगु बाबा का नारा बॉर्डर पर भी लगता है। फोर्स के जवान जब भी लड़ाई लड़ने के लिए आगे अपना कदम बढ़ाते हैं तो वहाँ भृगु बाबा के लोग, जो भी बलिया और गाजीपुर के लोग रहते हैं, भृगु बाबा का नारा लगाकर ही आगे बढ़ते हैं। और मैं बता दूं, बलिया की एक खासियत है, बलिया एक ब्राह्मणों के नाम से जाना जाता है, जो कि भृगु बाबा है। और बलिया किसी दिन ऐसे बलिया था कि आज़ादी से पहले कुछ घंटों या कुछ दिन पहले आज़ाद हो गया था बलिया। और बलिया के लोग, मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा कि भगत सिंह बलिया के लिए, बलिया के हर व्यवस्था को सुधार के लिए निकल चुके हैं। और इनके कारमा कहाँ तक चलती है, आप लोग अगर सहयोग दीजिएगा तो जरूर कुछ न कुछ सुधार होगा। अगर नहीं सहयोग दीजिएगा तो मनोबल तो भाई डाउन करने के लिए कम से कम 90% लोग रहते हैं, और बढ़ाने के लिए तो 20% है ही है। उसके बाद आप धरना पर कैसे धरना तोड़े, क्या आपके समझौता कुछ हुए? देखिए, समझौता का मतलब कि धरना लंबे समय से चल रहा था और तोड़ने का ऐसा कुछ नहीं था। फिर वहाँ से लेटर आता है लीगल कि 5 तारीख को जो है कि मेडिकल कॉलेज जो आपकी मांग है, ये चीज़ें मुझे भी पता था। आप बना के नहीं, स्ट्रक्चर नहीं तैयार कर दे सकते आप तुरंत, लेकिन आप लिखित में दीजिए कब बनेगा और इसकी ज़मीन की आप वो बनाइए कि कहाँ बनेगा। क्योंकि पिछले लंबे 1 दशक से अगर बात करें तो गोल गोल घुमाया जाता था। कल पता चला यहाँ बनेगा, कोई नेता मंत्री बोल रहे हैं, कोई नेता मंत्री बोल रहे हैं वहाँ बनेगा, कोई अधिकारी बोल रहे हैं यहाँ बनेगा। तो इन चीज़ों से उब गए थे हम लोग। हमने बस ये बोला कि आप मुझे लिखित में दीजिए कि कहाँ बनाएंगे आप। पहले तो आप ज़मीन निर्धारित कीजिए और दूसरी चीज़ आप डेट निर्धारित कीजिए। तो फिर मुझे दिया गया कि मुख्य सचिव के यहाँ से लेटर आया कि 5 तारीख को बैठक है जिसमें ज़मीन का हल हो जाएगा। लगभग में वो सारी चीज़ें हो चुकी हैं और शायद 19 तारीख को एक जो उम्मीद है और जो मेरे से बताया गया है कि 19 तारीख को मेडिकल कॉलेज बलिया को मिल जाए शिलान्यास। ब्रजेश पाठक जो डिप्टी सीएम जी हैं, वो भी कुछ जी, जैसे मेरा धरना खत्म हुआ, अगले दिन उनका दौरा रहा बलिया, और बलिया आकर के, और विशेष दौरा मतलब उनका स्वास्थ्य विभाग के लिए रहा। उन्होंने मीटिंग की तो केवल एक डिपार्टमेंट की, स्वास्थ्य विभाग की, और जो भी उनकी चर्चाएं हुई हो, जो भी बात हुई हो, और अंततः उन्होंने भी बोला कि इंतजार की घड़ी शायद अब खत्म होने वाली है और बलिया को मेडिकल कॉलेज मिलेगा। मित्रों देखिए, नौजवान धरने पर था। धरना देने के बाद ब्रजेश पाठक जी, जिनको आप लोग भली भांति से पहचानते हैं, डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश, ब्रजेश पाठक जी के यहाँ मामला संज्ञान में जाता है और संज्ञान लेते हैं। संज्ञान लेने के बाद विभागीय मीटिंग करते हैं। मीटिंग करने के बाद वो बताते हैं कि अब इंतजार की घड़ी खत्म होगी। मित्रों बताइए, अगर साथी अगर धरना पर नहीं बैठता तो इंतजार की घड़ी इसी तरह लटकती चली जाती और घड़ी कभी आती नहीं, लेकिन कुछ न कुछ निकला। और मैं इनके टीम को अपने चैनल के तरफ से, अपने देशवासियों की तरफ से शुभकामना दूंगा। और उसके बाद अगर लोग नहीं कुछ कर रहे हैं तो क्या अगला कदम रहेगा? अभी जिंदा हूँ मैं। अरे उठा करके बैठा देंगे पहले ही किसी मुकदमा में, तो क्या करिएगा? मुकदमे का डर किसको है? मुकदमे में बिठा करके आप हमको थोड़ी रोक सकते हैं। देखिए, कोई भी चीज़ें हैं, अगर मेरे पास मुकदमा कर रहे हैं, मुझे आप दबाव में कर रहे हैं, मुझे आप किसी तरह से बंदी बना रहे हैं, आप मुझे बना रहे हैं, मेरे विचारों को नहीं। और मैं खुद थोड़ी लड़ता हूँ, मेरे विचार लड़ते हैं। ये मेरा विचार है कि बलिया में मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए, मेरा विचार है कि बलिया की स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। आप इसे नहीं रोक पाएंगे कभी भी। आप ब्लड कई बार दिए हैं? मैं अगर व्यक्तिगत बात करूँ तो 3 बार। लेकिन अलग अलग जगहों पर, जैसे गाजीपुर, बनारस, मऊ, बहुत लोगों को आप जी, अगर इसकी बात करें तो हम लोगों की एक संस्था है, श्री सारथी सेवा संस्थान, भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड NGO है, वो नीति आयोग से रजिस्टर्ड है हम लोग। तो हमारा काम ही यही होता है कि पूरे उत्तर प्रदेश सहित भारत में कहीं भी किसी को अगर ब्लड की ज़रूरत होती है तो हम लोग ब्लड प्रोवाइड कराते हैं। जो हमारे समर्थक जुड़े हुए हैं, जो हमारे साथी जुड़े हुए हैं, सहयोगी बंधु जो जुड़े हुए हैं, उनसे बात करके कि भैया देखिए बलिया में इनको ब्लड चाहिए, अगर आप अवेलेबल हैं तो प्लीज़ आप दे दीजिए। अगर वो यहाँ रहते हैं तो जा करके देते हैं। तो ये ब्लड का काम हो गया। उसके बाद से होता है गरीब जो बच्चे हैं उनको फ्री शिक्षा देने का, जो स्लम एरियाज़ के, एक प्लान था हम लोगों का फ्री एजुकेशन फॉर स्लम चाइल्ड, तो हम लोग अभी भी उनको फ्री में पढ़ाने का काम करते हैं। उसके बाद से अगर अगले काम की बात बताएं तो ये है कि जो निर्धन और अनाथ बच्चियाँ हैं, इनका शादी ब्याह, अगर हमको सूचना मिलती है कि कोई बच्चे आर्थिक समस्या के कारण उसकी डोली नहीं उठ पा रही है या फिर अनाथ है वो, तो हम लोग उसका शादी ब्याह कराते हैं। जो भी खर्च होता है, जो भी देन लेन की चीज़ें होती है, सारी चीज़ें करके, मतलब आप ये मान के चलिए कि पूरी जिम्मेदारी के साथ सारी चीज़ हम लोग, यहाँ तक कि शादी ब्याह में जो 1 रुपया दक्षिणा दिया जाता है वो भी हमारा ही रहता है। और उसके बाद से अगर कोई ऐसा है गरीब घर से है, आर्थिक रूप से कमज़ोर है, और भगवान न करें अगर कुछ ऐसी बीमारी है उसको जिसके इलाज का खर्च अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, तो पूरा इलाज कराते हैं हम लोग। तो मित्रों, नीरज गिरी जी हैं। नीरज गिरी जी बताए कि हम लोग क्या क्या करते हैं। हम लोग की एक संस्था है, संस्था द्वारा हम लोग कहीं भी ब्लड उपलब्ध करा देते हैं। अगर आप किसी भी बंधु को, गरीब तबके के लोगों को अगर इनकी ज़रूरत पड़े तो मैं इनका नंबर लिख लीजिए। कभी भी आवश्यकता पड़े तो आप एक बार इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अपना मोबाइल नंबर बोल दीजिए। नंबर है मेरा 840083 4051। एक बार और बोलिए। 840083 4051।
मित्रों, इनका मोबाइल नंबर है। इस मोबाइल नंबर पर आप सुबह और शाम में किसी भी समय आप इनको कंटेंट करिएगा। हाँ, मामला सत्य हो और मामला गरीब का हो, ये नहीं कि आदमी धनपशु हो और कोई मंत्री विधायक का पुत्र हो और नीरज को परेशान करके और किसी गरीब के हिस्से का ब्लड उनको चढ़वा दिया जाए, उसके बाद गरीब बेचारा तड़पड़ाते रह जाए। नहीं ऐसी चीज़ें जो भी है, नाम मेरा संजीव गिरी है और हम लोग उसी की मदद करते हैं जब हम वेरीफाई करते हैं ग्राउंड पे। अगर हमको पता चलता है कि हाँ इनको जो है कि इनकी शादी करानी है, आर्थिक समस्याएं इनके पास या फिर माता पिता कोई नहीं है, तो हम लोग ग्राउंड पे जाते हैं। ग्राउंड की रिपोर्ट स्वतः टीम जाएगी, स्वतः जा करके वहाँ हम लोग देखेंगे कि हाँ अगर मामला जेन्युइन है तो ही होगा। तो मित्रों, आप नंबर को नोट कर लीजिए और मैं फिर कभी इनके साथ बैठूंगा और वीडियो करूंगा। तब तक के लिए आप सभी मित्रों को बंसराज यादव का सादर प्रणाम।